वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपकी इनकम टैक्स और सकलेचा सर की बुक और एक्सरसाइज का 11th नंबर का क्वेश्चन। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के 8th नंबर 8, 9, 10 ये यहाँ से शुरुआत हुई। उसके पहले डेज काउंट करने वाले जो आप कर सकते हैं। तो 8, 9, 10 अब हम देख रहे हैं 11th 11वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब द क्वेश्चन सेज कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम कहो, टैक्सेबल इनकम कहो, भी फिलहाल मीनिंग उसकी वही है जब तक कि अपन डिडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ते। सो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नॉन रेसिडेंट इंडियन ये वाला क्वेश्चन करें, इसलिए हमने अमाउंट का एक ही कॉलम बनाया हुआ वहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित सूचनाओं से एक अनिवासी भारतीय एनआरआई जिन्हें कहते हैं, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, है ना, एनआरआई। ठीक, एनआरआई के नाम से तो कई इंस्टीट्यूट भी बन गई हैं। तो एनआरआई की कुल आय की गणना कीजिए। लिखा है फर्स्ट वन इज सैलरी फॉर 3 मंथ्स रिसीव्ड इन इंडिया। कंप्यूटेड गणना कर ली गई, मतलब डिडक्शन वगैरह सैलरी हेड की घटा दिए गए हैं। भारत में 3 माह का वेतन जो है 2,90,000 रुपये, ये आनेवासी के लिए कर योग्य होगी क्योंकि ये भारत में अर्जित है, भारत में प्राप्त है। तो हम टेबल से आप समझते हैं ना कि ये तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। यहाँ ऐसी सिर्फ एनआरआई कंडीशन का है, यानी उसकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो एनआरआई है, तो इसके लिए ये वाला आइटम जो है वो टैक्सेबल होगा। तो हम डालेंगे नंबर 1। लिखा है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स भी लिख सकते हो। 2,99,000। ठीक है, 2,99,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश, अब देखिए 22,000 का है। ये भारत के बाहर अर्जित है, भारत के बाहर प्राप्त है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डनरी रेसिडेंट पे टैक्सेबल है, इन पे एनआरआई पे नहीं। तो ये बात आप नोट करके आप अलग से लिख देंगे। ये टैक्सेबल में यहाँ ना भी लिखें तो आपका चल जाएगा। द नेक्स्ट वन, लेकिन नोट में नीचे ज़रूर लिखेंगे, क्वेश्चन के नीचे जो आप नोट लिखते हैं ना उसमें ज़रूर लिखना है कि ये भारत के बाहर अर्जित है। इट इज़ accrued, earned and received in outside India, so it is taxable for ordinary resident only। ठीक है, ये भारत के बाहर अर्जित, भारत के बाहर प्राप्त है, इसलिए सिर्फ साधारण निवासी के लिए कर योग्य है। ठीक, द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थायी जमा में खाते में जमा पर ब्याज, तो ये भारत एसबीआई भारत में। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भारत में अर्जित है, भारत में प्राप्त है। तीनों के लिए टैक्सेबल होगा तो इनके लिए भी होगा, है ना, क्योंकि उन तीन में से एक ये भी तो है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ एसबीआई। ठीक है, with SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, कितना ये है 6,000, 6,000 रुपये याद है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में मकान संपत्ति से कर योग्य, ये तीनों के लिए भारत में अर्जित, भारत में प्राप्त है, तीनों के लिए टैक्सेबल, तो इनके लिए भी होगा क्योंकि उन तीन में एक ये भी है एनआरआई, है ना। तो टैक्सेबल इनकम, थर्ड वन इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां आपको वो पूरी कहानी लिख देनी जो आपके क्वेश्चन में लिखी है, इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो कितना है 34,000, 34,000। तो ये 40 और 3 40, 339,
3,39,000 आपको बस ये 4 आइटम थे जिससे एक जो है वो आपका इनके लिए टैक्सेबल नहीं था। तो आप टोटल कर लीजिए इन सब का, तो ये आपका 340 और एक वहाँ कम है, तो ये आपकी अमाउंट आ गया 339। ठीक है, तो ये आगे टोटल इनकम का हो या फिलहाल यहाँ टैक्सेबल इनकम का हो, ये एक ही बात है 3,39,000। ठीक है, बस इतनी सी बात है भैया, आ रहा समझ? ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपसे कुछ आपसे बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। ठीक, आइटम वही, अब आप कहानी तो समझने लगे हैं कि किस तरह से होगा, है ना। ये 11th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12th है, आइटम हम पढ़ रहे हैं, आपको लॉजिकली समझा रहे हैं कि किसके लिए टैक्सेबल होगा। लिखा है वित्तीय वर्ष ये 12th क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए श्री रमेश बाधवानी जो कि असाधारण निवासी NOR हैं, उनकी आय तो लंदन स्थित मकान संपत्ति से आय भारत के बाहर अर्जित, भारत के बाहर प्राप्त सिर्फ और सिर्फ साधारण निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण के लिए तब कर योग्य जबकि उसका नियंत्रण भारत से होता है। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए इनके लिए कर योग्य नहीं होगी, असाधारण है, क्योंकि ये लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से कर योग्य, भारत के बाहर अर्जित भारत में प्राप्त टैक्सेबल होगा इनके लिए, क्योंकि तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। लंदन में स्थित व्यापार से जो भारत से नियंत्रित है, भारत से नियंत्रित है तो पहले 2 के लिए होता, तो ये असाधारण है, आएंगे इस कैटेगरी में, टैक्सेबल है। कानपुर में व्यापार से हानि तो ये आपकी माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत में कृषि आय कर मुक्त होती है, तो इस तरह से उस कृषि आय की कहानी भी अलग से बताएंगे आपको, बाकी अभी तो ये समझे कि कर मुक्त है। हाँ, चलिए तो ये आपके 12th नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर 13th देखिए, लिखा है मिस्टर पीयूष मेहता, वो 2022-23 की आय का विवरण है। भारत कानपुर, तो कानपुर तो जान ही रहे अपन, है ना। भारत कानपुर में स्थित कृषि भूमि क्या भारतीय कृषि आय कर मुक्त होती, तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। ये तीनों के लिए पूछा इन्होंने, तीनों कैटेगरी की। चेन्नई में कपड़े के व्यापार से इसका प्रबंध लंदन से होता। देखिए चेन्नई जो है भारत में है, तो भारत में अर्जित भारत में प्राप्त ही है, बाहर से कंट्रोल होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भारत के बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो और भारत में अर्जित भारत में प्राप्त है, तो वो तीनों के लिए कंट्रोल टैक्सेबल होगी, कंट्रोल भले बाहर से हो। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से इसका मुख्यालय जापान में है, 1.5 लाख रुपए इसमें से 50,000 रुपये भारत में लाए गए। तो जापान भारत के बाहर अर्जित भारत के बाहर प्राप्त सिर्फ एक पे टैक्सेबल होंगे, ये 1.5 लाख रुपए, इसमें से 50,000 रुपये भारत में लाए। आपको बताया था हमने कि भारत में लाने से कोई आय भारत की नहीं हो जाती जब तक ये ना कहा जाए कि वो भारत में स्थित उसके असेसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर दी गई। यदि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है तो फिर भारत में प्राप्त मानी जाएगी, जेब में रख के ले आए तो ये भारत में आई भारत में प्राप्त हुई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चल अब आगे देखें। ईरान में व्यापार से आए 80,000 रुपये, ये साधारण निवासी के लिए कर योग्य है। लिखा है इसमें से इस 80,000 में से भारत द्वारा नियंत्रित व्यापार क्या 35,000 है, तो 35,000 35,000 जो है वो असाधारण NOR के लिए टैक्सेबल है। और ईरान में व्यापार से आए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो भारत के बाहर अर्जित भारत के बाहर ही प्राप्त है, तो NRI के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो 80,000 पहले में टैक्सेबल करोगे, 35,000 सेकंड में। श्रीलंका में आए जो वही बैंक में जमा की, श्रीलंका में कृषि आय है, तो कृषि आय सिर्फ भारतीय कृषि आय कर मुक्त होती है। श्रीलंका भारत के बाहर है, विदेशी आय है, भारत के बाहर अर्जित भारत के बाहर प्राप्त सिर्फ एक के लिए टैक्सेबल होंगे, ये 50,000। सुधीर जो कि अनिवासी हैं उनको भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज, अनिवासी हैं ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल तो, क्यों, क्योंकि भारत में तो अर्जित हो रहा, भारत में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण पर ब्याज जो है वो भारत में प्राप्त हो रहे थे। ये तीनों तरह की कैटेगरी के असेसी के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है 14th मिस्टर रूपेश मित्तल वाला है।
इंग्लैंड की एक कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज जो भारत में प्राप्त हुआ, भारत में प्राप्त, तीनों पर टैक्सेबल। ठीक है, अब तो आप अच्छी तरह समझने लगे। मिस्टर फिलिप जो अनिवासी हैं उनको भारत में व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर व्यापार करने के लिए ऋण दिए, उस पर प्राप्त ब्याज, वह निवासी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ब्याज का अर्जन प्राप्ति ये तो भारत में हो रही है ना, तो तीनों पर टैक्सेबल होगा। जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्राविधिक सेवाएं। ठीक, अब ये प्राविधिक सेवाएं क्या रहती हैं, तो इस तरह से ये आपके टेक्निकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कितने, 3,20,000 रुपये हैं उनको, लिखा है फिर से आप समझिए इसको। जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में श्री कैलाश जो भारत के निवासी हैं उनसे जर्मनी में प्राप्त रॉयल्टी, रॉयल्टी आप समझते हैं अधिकार शुल्क, तो रॉयल्टी एक प्रकार की इनकम है भारत के बाहर, भारत के बाहर प्राप्त है, सिर्फ एक पर टैक्सेबल होगी। फिर लंदन में व्यापार कर रहे एक भारतीय कंपनी से फीस जो लंदन में प्राविधिक सेवा प्रदान करने के प्रतिफल में जो कि कंपनी द्वारा भारत में उसके बैंक खाते में सीधे जमा कर दी गई, तो ये भारत में प्राप्त हुई मानी जाएगी, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। चलिए, तो यह आ गया आपका 14th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में 15th क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड विकास पत्र का ब्याज 50,000 रुपये, जिसमें से 1/5 जो है भारत में प्राप्त हुआ। तो अब देखिए इसका 50,000 जो है वो पूरा का पूरा साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगा, चाहे भारत में प्राप्त हो या भारत के बाहर प्राप्त हो, लेकिन उसका 1/5, तो 50,000 का 1/5 कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 जो है ये किसके लिए भारत में प्राप्त हुआ, तो ये भारत के बाहर अर्जित, भारत में प्राप्त, तो ये असाधारण और अनिवासी के लिए जो है वो आपके 10-10 हज़ार रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। एक बार फिर से समझें, यहाँ पे इंग्लैंड विकास पत्र का ब्याज 50,000 रुपये, यानी भारत के बाहर अर्जित, भारत के बाहर प्राप्त 50,000 रुपये पूरे साधारण निवासी के लिए कर योग्य हो गए। अब ये लिखा है, इसको आप थोड़ी सी इसको कहानी को समझ ही लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। देखना, ये 50,000 रुपये हैं, ठीक है, ये 50,000 है। अब इस 50,000 का 40,000 रुपये भारत के बाहर प्राप्त और 10,000 रुपये 1/5 है ना 10,000, 10,000 रुपये भारत में प्राप्त। साधारण निवासी के लिए भारत के बाहर प्राप्त है और भारत में प्राप्त है, दोनों टैक्सेबल होगा ना, तो इसके लिए तो 50,000 रुपये साधारण निवासी के लिए पूरे के पूरे टैक्सेबल हैं। लेकिन ये भारत के बाहर, भारत के बाहर प्राप्त था, सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। ये भारत के बाहर अर्जित लेकिन भारत में प्राप्त है, तो ये एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल होगा। तो टेबल में आपके 50,000, 10,000, 10,000 आ रहा है। अमेरिका में कृषि से आय वहीं पे प्राप्त की, फिर भारत भेजी गई, भारत में भेजने से कोई आय भारत की नहीं हो जाती। ये बात आप नोट में भी लिखेंगे ना, जब तक कि वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर ना हो ऐसे के। तो 81,000 सिर्फ एक पर टैक्सेबल है। कनाडा की संपत्ति से आय विदेश में प्राप्त की, सिर्फ एक पे टैक्सेबल होगा। युगांडा के व्यापार किया जो दिल्ली से नियंत्रित है, 45,000 रुपये आए हैं, जिसमें से 25,000 रुपये भारत में प्राप्त हुआ। तो 45,000 भारत से नियंत्रित है, तो 45,000 पहले दो पे टैक्सेबल होगा क्योंकि भारत से नियंत्रण है। लेकिन उसमें से कितना भारत में प्राप्त हुआ, भारत के बाहर अर्जित और भारत में प्राप्त सिर्फ 25,000 रुपये। तो एनआरआई बिल्कुल वही कंडीशन है, तो एनआरआई लास्ट वाले के लिए सिर्फ 25,000 रुपये टैक्सेबल होगा। तो 45, 45 और 25, 45, 45, 25, ठीक। घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया सकल लाभांश विदेश में प्राप्त किया गया। ध्यान रखना भैया, ये जो डोमेस्टिक कंपनी का कैलकुलेशन है ना डिविडेंड का, किसी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, कभी एग्जेम्प्टेड होता है, यही सब चलता रहता है उसमें। तो आपको फ्रेश बुक में ये बात मिलेगी। तो 2000 असेसमेंट 2023-24 में ये टैक्सेबल है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड घरेलू कंपनी है ना, डोमेस्टिक कंपनी का। अच्छा, घरेलू कंपनी का ये मीनिंग बिल्कुल भी ना समझें कि वो घरेलू काम में लगी हुई, यानी वही आपके
झाड़ू पोंछा बर्तन इसमें नहीं है। हाँ, घरेलू कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि जिसका इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ, भारत में हुआ हो, वो जिसका कंट्रोल भी जो है वो या मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी जो है वो भारत से होती, तो वो घरेलू कंपनी है। झाड़ू पोंछा बर्तन से नहीं है इसकी मीनिंग बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे ये आपके जो घरेलू कंपनी है, आप ये 23-24 में टैक्सेबल होता है। हाँ, डिविडेंड, तो ये तीनों पे टैक्सेबल है। फिर 2019-20 की अकारारोपित एंड टैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ये आय नहीं बल्कि बचत है। ये बचत कैसे, इसकी कहानी आपको बता चुके हम। हाँ, चेन्नई के व्यापार क्या है, जो लंदन से नियंत्रित है, 2 लाख रुपए तीनों के लिए टैक्सेबल है, भले लंदन से है तो चेन्नई इंडिया में ना। फिर भारत में भवन की बिक्री से लाभ जिसे श्रीलंका में प्राप्त किया गया, तो भारत में अर्जित, भारत के बाहर प्राप्त, ये तीनों पे टैक्सेबल होगा। समझ में। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और हैं आपके, वो भी आपसे देख लीजिए उसको। 16 अनुराग तिवारी वाला क्वेश्चन है। श्री अनुराग तिवारी, भारत में की गई सेवाओं का जापान में प्राप्त कर योग्य वेतन, ये जानते हैं, तीनों के लिए टैक्सेबल है। फिर अच्छा, ये इसमें दिन भी कैलकुलेट करना है, तो दिन में कैलकुलेट करोगे तो ये साधारण निवासी आ रहे हैं। श्रीलंका में की गई सेवाओं का भारत में प्राप्त कमीशन टैक्सेबल होगा इनका। नेपाल स्थित मकान का भारत में प्राप्त किराया। अच्छा, जब हम हाउस प्रॉपर्टी हैक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जब हाउस प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव्ड होता है, या जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं, उसमें से 30% जो है, और फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर नेट वैल्यू आती है, उसके बाद में से 30% आपके एसडी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कहते हैं। क्यों मिलती है, वो रिपेयरिंग कलेक्शन चार्जेस वगैरह के लिए। तो पहले बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी, आजकल सिर्फ 30% देते हैं कई वर्षों से। तो 30,000 रुपये का 30% हुआ 9,000, आप अलग करके 21,000 टैक्सेबल करेंगे। इंग्लैंड की कंपनी से भारत में प्राप्त लाभांश टैक्सेबल है। जापान के व्यापार का लाभ भारत में नहीं लागे भैया, कोई बात नहीं, लेकिन ये भारत के बाहर है, जो भारत के बाहर प्राप्त है 5 लाख रुपए साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही है 70, तो उसमें दिन आप कैलकुलेट करोगे और वो आने वासी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये रेसिडेंशियल या रेजिडेंशियल दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं, ये आप जो है कैलकुलेशन इस चैप्टर का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्टार चैप्टर आप उसको कह सकते हो। और जो 5 हेड्स होते हैं उसमें से पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।